हेलो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान का सेट 5 2025 का पढ़ेंगे। लिख दिया मैंने सेट 5 संकेतांक से आप पता कर लीजिएगा 824 है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ रखी है। छड़ का प्रतिबिंब है, तो इसका आंसर होगा आभासी, सीधा व बड़ा। पहला का आंसर है आभासी, सीधा व बड़ा। फिगर अगर बनाना चाहे तो देख सकते हैं फिगर से। यही क्वेश्चन कर रहा था। प्रकाशिक केंद्र है, यफ है, कल इस टाइप के क्वेश्चन था, यही है बस। प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच समांतर है तो किससे होकर जाएगा, F2 है, F1 है, फोकस होकर चला जाएगा। और एक प्रकाशिक केंद्र से जाता है, तो जैसे जाता है वैसे सीधे निकल जाता है। ये दोनों किरणें इधर फैलती हुई जाती हैं। जब फिर फैलती हुई किरणें हैं तो कभी काटेंगे तो पीछे की तरफ इधर बढ़ाते हैं तो इधर जाके प्रतिबिंब काट देता है। ये आभासी हो जाता है, सीधा हो जाता है और इससे बड़ा बड़ा है, यानी इसका विकल्प बी सही है। दूसरा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, यानी R बराबर होता है F/2। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका विकल्प सी सही है। आप लोग क्वेश्चन बैंक खोल के रखिएगा। तीसरा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण आपको पता होगा, ये प्रिज्म है और ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये तो इस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये बना दिया है गामा। तो विचलन कोण कौन सा है इसमें, सी वाला गामा, ये विचलन कोण कहलाता है। यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पे अपवर्तन कोण होता है और निर्गत कोण यहाँ होता है, तो बना है। लेकिन आपको विचलन कोण का है तो यही पर ध्यान दीजिए, यानी इसका सी सही है। चौथा है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण क्या है। तो आपको पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पांचवा है इसका, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X और Y में दिए हुए हैं, ऐसे लिखा है कुछ का। चौथा अगर हम लिखें तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है और इसके सामने फिगर ऐसे बनाया है। तो ये तो जानते हैं कि किसका प्रतिरोध का चिन्ह है और ये प्रतिरोध है, तो इसके सामने बनाया है, ऐसा बना दिया है। और ये आपको पता है कि ये सेल का है, ठीक है। और बंद प्लग, मिलान करना है, बंद प्लग, तो बंद प्लग का दिया है, इसके सामने बना है भी वोल्ट मीटर वाला बना दिया। तो वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मापता है। विद्युत सेल, तो विद्युत सेल के सामने बना है ऐसे। और ये है आपका बंद कुंजी का फिगर, ठीक है। तो बंद प्लग वाला ये ऐसे मिला दीजिए। विद्युत सेल की बात करता है तो विद्युत सेल ये है, वोल्ट मीटर की बात करता है तो वोल्ट मीटर ये है, प्रतिरोध की बात करता है तो प्रतिरोध ये है। मैंने सकार कौन सा विकल्प सही है, तो डी वाला सही है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी यह डी वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, जो इसी में बना दिया है। किसी तार का प्रतिरोध का 2 ओम है, R1 बराबर 2 ओम। प्रतिरोध से इंडिकेट करते हैं इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी और व्यास कह रहा है आधी है। तार की लंबाई की, यानी L2 बराबर 2L1 और R2 बराबर हो जाएगा
1/2 आदि है। तो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू, विशिष्ट प्रतिरोध वाले से R इज इक्वल टू रू L अपान ए। तो इससे जब लिखेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू रू L1 अपान A1 और रू L2 अपान A2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा रू A2 अपान, मन करता है रो से रो कैंसिल कर दो, तो L1 A2 अपान L2 A1। अब मान रखिए क्योंकि तार का क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ परिच्छेद जैसे ये है तार, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए मोटा तार है, ये वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक ही जगह पे रखेंगे, तो L1 की जगह पे L1 हो गया है, ये हो जाएगा पाई R1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई R1 का मान इसमें 2 दिया, तो 2/R2 हो गया, और है L2 की जगह पे रख देंगे आप 2L1 और है पाई R1 स्क्वायर है, L1 से L1 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई भी कट कर दीजिए, हाई हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर बटे 4 है 2R1 का स्क्वायर, ये R1 से R1 भी खत्म हो जाएगा, 4 गुना 8 यानी 2/R2 बराबर हो जाएगा 1/8। तो तिरछा गुणा करेंगे तो है हो जाएगा 8R2 करने R2 बराबर 8 दूना 16, यानी कितना ओम हो जाएगा इसका 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है, उम्मीद कर समझ में आएगा, ये 4 नंबर में होना चाहिए अगर वैसे देखा तो। कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग का के लिए प्रयुक्त नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक तार है तो उस पर लगने वाला बल के लिए ये बाएं हाथ का नियम है, और दाएं हाथ का नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के लिए। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है उसमें, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उससे निकालते हैं। 8वां है, यानी इसका विकल्प फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम 7वें का ए था। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, IPAC नाम लिखना, तो है तो ए वाला हो गया था 7वें का। 8वें का CS3COOH, इसका IPAC आपको पता है, क्रियात्मक समूह से आप पहले पहचानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका ओइक अम्ल इसका अनुलग्न होता है। कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन है, 2 को एथ बोलते हैं, तो एथेनोइक अम्ल। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल का बी वाला सही है इसका IPAC। नॉर्मल नेम ए है एसिटिक एसिड, लेकिन ये नहीं होगा, बी वाला होगा एथेनोइक। IPAC पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है, तो आपको पता है एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डी वाले में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यह एल्काइन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH ओनली C दिया है, और है ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे CH, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, यानी इसका डी वाला सही है, और डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं। 9वां है इसका, कर पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान, तो ये पीछे भी था, पिछले वाले सेट में भी उदासीन विलयन का pH मान होता है आपका 10वां है 7 होता है, तो pH मान 7, यानी इसका सी वाला सही है। सोडियम 11वां सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट इसको बोलते हैं, डेका मतलब होता है 10, डेका हाइड्रेट है। किसका सूत्र है, तो आपको पता है कि ये धावन सोडा का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट रहता है NaHCO3, तो वो हो जाता है आपका बेकिंग सोडा, तो ये धावन सोडा का सूत्र है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण,
संयोजन, संयोजन अभिक्रिया में जिसमें दो अभिकार एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पहला ही है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो कार्बन का वायु में जलना, ये है संयोजन, यानी ए वाला सही है इसका। निम्न में क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु पोटेशियम है, कैल्शियम इसमें दिखा है, ये क्षारीय मृदा धातु है, और सिल्वर और एजी आपका उत्कृष्ट धातु है। अब 14वां देखेंगे, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक किडनी की बात कर रहा है, ये जो उत्सर्जन से इसका संबंध है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? 15वां क्वेश्चन है। तो सोचने के लिए मस्तिष्क का काम इसका अग्रभाग करता है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए इसका स्तंभ भाग हृदय का, और शरीर को संतुलित करने के लिए अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन करता है। यानी इनमें से सब सही है। ठीक है, 16वां है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक अम्ल है, यानी 16वें का बी है। पुंकेसर में होते हैं, तो पुंकेसर में 17वां है ये, पुंकेसर में परागकोश और तंतु दोनों होते हैं, यानी इसका विकल्प सी सही है। कर 18वां, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल, ग्रेगर जार मेंडल, जो आनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं, ये गिरजाघर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। 19वां है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो शुद्ध बौना पौधा टीटी होगा, अगर ये शुद्ध लंबा कहता तो कैपिटल टी वाला होता, यानी इसका विकल्प सी सही है। निम्न में कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो बाघ है इसमें शीर्ष मांसाहारी। तो ये 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब वर्णात्मक प्रश्न में चलेंगे। निकट दोष का संशोधन कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उत्तल लेंस और तो दूर दृष्टि के लिए होता है, और ये निकट की बात कर रहा है तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस करता क्या? निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती। पिछले सेट में भी ये था। ठीक है, वहां एक्सप्लेन करके लिखा था मैंने। तीसरा, इसी का दूसरा पार्ट है पहले का ही, यानी पहले का दूसरा पार्ट। कर किसी लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, -2D है। कर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताई। तो प्रकृति तो इसका एक प्लस माइनस से बता देता है। जब माइनस फोकस दूरी या क्षमता हो तो ये अवतल लेंस होता है, तो प्रकृति इसकी अवतल हो गई। ठीक है, और इसका फोकस दूरी की बात करें तो P बराबर हम जानते हैं 100/F। सेंटीमीटर में अगर लिखना हो, मीटर में लिखना होता तो 1/F लिखते, तो -2 हो गया, और ये हो गया 100/F। 2 से कट कर देंगे इसको। अच्छा, F = हो गया 100/-2, तो ये जब कट करेगा तो -50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी इसकी हो जाएगी -50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे का निर्वात में प्रकाश की चाल को C से इंडिकेट करते हैं। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। C बराबर 3 × 10⁸ दिया है मीटर प्रति सेकंड, और हीरे में कह रहा है प्रकाश की चाल भी बतानी है क्वेश्चन मार्क, और यन दिया हुआ है आपका 2.42 अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक दिया 2.42, तो यन = होता है C/V। तो C के यन के जब रखेंगे 2.42, और यही हो जाएगा आपका C का वैल्यू 3 × 10⁸, V का वैल्यू दिख रहा है, पता करना है आपको, तो V = हो जाएगा, अभी हल कर लेंगे आप। 3/2.42 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8। 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 300/2.42
2×10⁸ अब 300 में 242 से भाग देंगे तो 1.34×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका हीरे में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट को इसी का दे रहा, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहा है, यही बता दे रहे हैं हम। दूसरे का दूसरा है अवतल लेंस का फिगर, आप जानते हैं ये अवतल लेंस है और इससे फिगर का बनना पढ़ना है। और है मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पे एफ है फोकस। कहीं भी वस्तु रख लेंगे, मान लीजिए यहाँ हम वस्तु रख लेते हैं तो मुख्य अक्ष समांतर है तो किससे जाता हुआ प्रतीत होता है, ये तो ऐसे प्रकाश किरण को फैलाता है तो फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो ये सीधे निकल जाएगी। अब दोनों किरण यहाँ कट करी है तो प्रतिबिंब इसका बन गया और इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा बनता है तो ये छोटा बन गया। नेक्स्ट है तीसरे का पहला ही, तो तीसरे का पहला है आपका, तीसरे का पहला है कर 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो V बराबर दिया है 3 वोल्ट और आवेश Q का मान दिया है आपका 3 कूलाम। तो कर कितना कार्य किया जाए, तो V बराबर होता है W/Q, इसी में रख देंगे। V की जगह पे कितना 3, W पता करना है और Q का मान कितना है, सॉरी Q का मान रखेंगे 3, तो 3 से गुणा कर 3 3 9, यानी कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 9 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसी का प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए और चित्र बने। केवल सूत्र कह रहा है लिखने के लिए और चित्र बनाने के लिए कह रहा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3, ये सूत्र हो जाता है। अगर इसका फिगर देखेंगे तो है पहला प्रतिरोध, है दूसरा प्रतिरोध और ये हो गया आपका तीसरा प्रतिरोध। इसको बैटरी से अब जोड़ देंगे या सेल से जोड़ देंगे, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है, ये जोड़ दिए, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ये R1 है, R2 है और है R3 है। और इसमें सब में करंट इसमें चूंकि I ही फ्लो होता है और सबका वोल्टेज अलग होता है, इसका V1, इसका V2 और इसके सिरों के बीच V3 होगा। तो ये फिगर भी हो गया आपका 2 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र व्यवस्थित करना है। तो सामान्य घरेलू परिपथ का चित्र बनाना है, तो यहाँ हम चित्र बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। पहले हम इसको मिटा दें, उसके बाद इसका चित्र हम बनाए। तो उतार लिए होंगे आप। घरेलू चित्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। 4 का, या तो आप किताब से भी देख सकते हैं, किताब में बना हुआ है, ठीक है। पढ़ाते समय मैं बनवाया हूँ उसको, यहाँ देखना है तो आप देखेंगे चित्र में इसका। ये पहले मेंस से चलेगा, आप लिखें, आप किताब से इसको देख लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, टाइम लगेगा इसको, ठीक है। फिगर मैं नहीं बनाता, आप किताब से देख लीजिएगा, टाइम लगेगा। मैं बनवाया हूँ, नोट से भी देख सकते हैं आप कॉपी में। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, ये सिलेबस से निकाल दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, वैसे हम बता दे रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है।
विद्युत चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना यानी विद्युत धारा का फ्लो होना, ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चूंकि ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ओरस्टेड का था। ठीक इसके विपरीत फैराडे ने बताया था कि जब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी के लिए उसने एक कुंडली बनाई और कुंडली के सामने चुंबकीय क्षेत्र रखा है, चुंबक रखा, और चुंबक के कारण देखा उसने, ये है, मैं बता दे रहा हूँ, ये कुंडली है और इसके सामने यहाँ एक चुंबक रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके यहाँ पे मीटर लगा दिया। तो इसमें इसके सापेक्ष गति के कारण या तो चुंबक गति करे या कुंडली गति करे, तो इसके इनसे किसी के सापेक्ष गति के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है कुंडली में और एक प्रेरित धारा बहती है। तो फैराडे ने इसी के लिए बताया था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से प्रेरित धारा बहती है, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अथवा करके दिया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक में नॉर्थ से साउथ की तरफ, अथवा वाला है नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली ये निष्कोण वक्र होती है। आप फिगर भी बना लेंगे, ऐसे जितने चाहे उतने आप बना सकते हैं। यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। इसके दो गुण कह रहा है। तो इसका पहला गुण है कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी काटती नहीं है, क्योंकि जब काटेंगी तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसका धारावाहिक परिनाल का द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर आरेख बनाना है। इसका आरेख बनाना है धारावाहिक परिनाल का। धारावाहिक परिनाल का भी आप जानते हैं कि एक कुचालक बेलन होता है खोखला, पिछले सेट में भी था ये, और इसलिए पृथककृत तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने से और इसको हैंग कर दिया लटका दिया जाता है तो यह चुंबक के समान बिहेव करने लगता है। और जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पांचवा क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कौन कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पांचवा है, आप जानते हैं एल्डिहाइड, CHO होता है क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड हो चाहे एल्कोहल हो, उनका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हम एसिटाल्डिहाइड का, एथेनॉल का लिख रहे हैं। जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीकरण मतलब ये है ऑक्सीजन, सुइटेबल ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में CHO है ये अम्लीय माध्यम में यानी H2SO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण इसका कराया जाता है, ऑक्सीजन यहाँ भी लिख सकते थे, तो बनता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और प्लस H2O। ठीक है, ये बन जाता है आपका CH3COOH, H2O नहीं निकालेंगे, यही बन गया। ठीक है, यही है, एक OH यहाँ पे आ जाता है, COOH हो जाता है। तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा क्या पूछा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण है, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथेन का जब क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में HNu लिखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, एक
हाइड्रोजन इसका इससे निकल जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है CH3Cl और प्लस HCl। ठीक है, ये अभिक्रिया एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया 4 स्टेप में होती है। जब तक इसका हर एक हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित नहीं हो जाता तब तक ये होता भी रहता है CH3Cl फिर प्लस Cl2। एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा इसका और उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा CH3Cl2 CH2Cl2 और प्लस HCl। हर बार एक HCl ही निकलेगा। नेक्स्ट जब जाएंगे CH2Cl2 प्लस फिर Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो फिर एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये होगा आपका CHCl3 और प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में एक और ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, CHCl3 और Cl2 से क्रिया होगा तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और ये HCl बनता है। तो ये 4 स्टेप में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरा है। आप यहाँ भी रोक सकते हैं इसको, ठीक है, मेथिल क्लोराइड तक ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है आपका विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखना है। तो विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। तो विरंजक चूर्ण है, आपको पता है 6वें का पहला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की जब क्रिया कराई जाती है, बुझा हुआ चूना भी इसे बोलते हैं। रासायनिक समीकरण भी देना है, इस स्टेटमेंट में वही लिख देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है, यानी विरंजक चूर्ण बनता है और H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये बनाने की विधि हो गई, स्टेटमेंट में भी ये लिख देंगे। दूसरा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाया जाता है धावन सोडा से ही, यानी सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ, ये वाला रिएक्शन भी लिख लेंगे, ठीक है, जब इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है बेकिंग सोडा 2NaHCO3। ठीक है, दूसरा एक तरीका भी इसका है, सोडियम क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया होता है, अमोनिया में ब्राइन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रयोग किया जाता है उसमें भी। ठीक है, लेकिन ये वाला रिएक्शन छोटा आपको दिखेगा। हो गया ये भी 6वें का पहला, ये 5वें का दूसरा था। 6वें का पहला कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी को समझाई और दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखे। सक्रियता श्रेणी में बताया था कि धातुओं को जब उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में घटते हुए क्रम में जब रखा जाता है तो उससे जो श्रेणी बनती है उसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुओं की लिखवाया था मैंने, लिख ऐसे लिखवाया था संक्षेप में, लिखवा सर ऐसे कहना, एक सब्जेक्ट करके लिखवाया था कि शब्द में आप याद कर लेंगे, ऐसे लिखा था मैंने, नीचे तक प्लेटिनम तक गए थे, बीच में हाइड्रोजन आया था। तो इस तरह का श्रेणी आप देख लेंगे, नोट से भी देख लेंगे, इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। कर इसकी 2 उपयोगिता। तो पहली उपयोगिता तो यही है कि ऊपर वाले जो धातु होते हैं अपने नीचे वाले धातु से ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ऊपर वाला धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये आसानी से देते हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात कर दे चाहे जिंक की बात कर दे, ZnSO4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये देता है। ये नीचे है कम सक्रिय है, इससे ऊपर अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम अगर इसमें डाल देंगे तो धातु के विलयन से धातु को प्रतिस्थापित करता है। ये अगला इसका उपयोग हो जाएगा इसी में, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और है Zn निकल जाता है। तीसरा इसका बता दे रहे हैं उपयोग, अम्लों में जब हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई भी मेटल जब डाल दिया जाता है तो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, जैसे H2SO4 ही है और इसी में हम डाल दिए बेरियम, डाल दिए बेरियम ऊपर है तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये प्लस H2 निकल जाएगा। तो ये तीसरी उपयोगिता हो जाती है, अब लिखे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति को समझाइए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आप जानते हैं CHO क्रियात्मक समूह उसका होता है। तो आईयूपीएसी नामकरण में दो चीजें, पूर्वलग्न की जरूरत पड़ती है जो पहले लगता है, जो कार्बन की संख्या गिन के हम लगा लेते हैं, और दूसरा होता है अनुलग्न जो क्रियात्मक समूह के आधार पर लगाया जाता है। आप पढ़े हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड CHO है, आईयूपीएसी लिखना है इसका। तो सजातीय श्रेणी एल्डिहाइड हो गया। तो इसका संरचना जब इसका देखेंगे तो है CH3 और CHO, ये एल्डिहाइड हो गया एक एग्जाम्पल से ही। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले एथेन और है CHO है तो अल, यानी इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी एथेनल। नेक्स्ट वाला अगर देना है तो सजातीय श्रेणी के लिए आप पढ़े हैं कि CH2 जोड़ते हैं, यानी एक कार्बन बढ़ाएंगे और 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। एक कार्बन बढ़ाएंगे तो C2 और H5 हो जाएगा और CHO। अब कितने कार्बन इसमें, 1 2 और 1 3, तो प्रोपेन होता है तो प्रोपेनल हो जाएगा। और अल इसका अनुलग्न होता है तो अल जोड़ देंगे। ऐसे ही CH2 जोड़ के नेक्स्ट प्राप्त कर लेंगे तो C3 और H7 और ये हो जाएगा आपका CHO। तो कितना हो गया, 3 और 1 4, तो 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, और CHO है तो अल इसका जुड़ जाता है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका है, अभी तो हो गया। अब उसके बाद एल्डिहाइड का कह रहा था, एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन का कह रहा, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह आपको पता है कि CO होता है, ठीक है। तो कीटोन के लिए, तो एल्डिहाइड के लिए था, अब कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में चूंकि CO होता है तो CH3 उसमें ऊन जुड़ता है, आपको पता है। तो नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, अनुलग्न के पूर्वलग्न के लिए 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोप होता है, ऊन CO है तो ऊन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। अगले वाले का सूत्र प्राप्त करना तो फिर वही CH2 ही ऐड कर देंगे, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में ऐड करेंगे, और उसके बाद कार्बन की संख्या गिन के उसका आईयूपीएसी लिख देंगे CuCH3। तो 3 1 4 2 और 1 3 और 1 4, 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेनोन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। ऐसे ही एक और CH2 जोड़ देंगे, चाहे इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए तो पेंटेनोन हो जाएगा। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी लिख देते हैं, ठीक है। सातवां देखिए, सातवां कह रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कार्बन, आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक के लिए पूरी तरह से कार्बन उत्तरदायी है, और कार्बन उत्तरदायी क्यों है, उसका कारण है कि कार्बन 4 वैलेंसी यानी चतुर्संयोजित तत्व है, जिसकी वजह से उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन, इसी से मिटा देते हैं पहले, बहुत ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाओं को करता है। इसी में है तो कार्बन, तो एक कार्बन का 4 संयोजित तत्व होना, और दूसरा होता है कार्बन श्रृंखलन गुण है। श्रृंखलन गुण मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन, एक कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाती है, ऐसे जैसे CH4 की ही बात करते हैं, ये है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, चाहे इसमें है चाहे CO2 में है, इसका यौगिक जो भी होगा वहां आप 4 वैलेंसी होने की वजह से, तो चतुर्थ वैलेंसी होना, और दूसरा होता श्रृंखलन का गुण, यानी कार्बन एक श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है। और सब जगह इसकी वैलेंसी आप आईयूपीएसी में संरचना भी लिखते हैं, उससे भी क्लियर हो जाता है। तो श्रृंखलन होने का गुण और कार्बन का चतुष्फलकीय होना, ये दोनों इसके लिए सर्वतोमुखी प्रकृति है, ठीक है। अब अगला कह रहा है 7वें का दूसरा कि संक्षारण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। तो संक्षारण का निवारण जानते हैं कि संक्षारण में सक्रिय धातुओं पर उससे कम सक्रिय धातुओं का लेप लगा दिया जाता है,
ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा कर दिया जाता है उसको। दूसरा है पेंटिंग कर दिया जाता है। जब पेंटिंग कर देंगे तभी संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी, तो उसके बारे में लिख लेंगे। 7वें का तीसरा है मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। तो मरकर सूत्र भी लिखना है और कह रहा है इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो मरकरी का अयस्क है सीनेबार, HgS मरकरी का है ये अयस्क। 7वें का तीसरा है, कह इससे कैसे प्राप्त करेंगे मरकरी, तो भर्जन क्रिया कराई जाती है सबसे पहले, रोएस्टिंग भर्जन। आप पीछे था भी एक्सप्लेन किए थे कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया कहलाती है भर्जन। जब इसका भर्जन करते हैं वायु की उपस्थिति में, कहे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है HgO प्लस SO, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। 2SO2, 2 दूना 4 और 2 4 2 6 3 हो गया, ठीक है। जब इस तरह की अभिक्रिया हो जाती है भर्जन की, तो भर्जन होने के बाद इसका किया जाता है अपचयन, ठीक है। तो अपचयन जब करेंगे तो अपचयन में होता क्या है, ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी हीट कर दिया जाता है। अपचयन में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब इसको हीट करते हैं तो इसका ऑक्सीजन इसको छोड़ के निकल जाता है और मरकरी प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि है सीनेबार मरकरी का अयस्क हो गया HgS भर्जन के द्वारा, और अपचयन के द्वारा सीनेबार से मरकरी प्राप्त कर लिया जाता है। इसका अथवा वाला दिया है, सजातीय श्रेणी को एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। सजातीय श्रेणी जानते हैं जिसके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, अथवा वाला है ये CH2 का अंतर होता है, ठीक है, उसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सूत्र में तो CH2 का अंतर होता है, जैसे मेथेन में ये किसके केस में कह रहा है ये एल्कोहल और एल्डिहाइड के केस में, तो एल्कोहल CH3CH2 CH3OH एल्कोहल है। सजातीय श्रेणी का इसी के केस में कहा है, तो CH2 जोड़ते जाएंगे अगला मिलता जाएगा, तो C2H5OH, एक C बढ़ाएंगे 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो C3H7OH, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, एल्कोहल का मिलेगा। और एल्डिहाइड की बात कर रहा है कि एल्डिहाइड के केस में भी बताना है, तो HCH2 पहला है फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनल बोलते हैं, मेथेनल ये मेथेनल। अगले वाले का सूत्र है CH3CH2, यही जोड़ना है इसमें, यहाँ बगल में जोड़ दिए, ये मिल गया। इसका हर स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, CH2 ये वाला क्रियात्मक समूह है, एथेनॉल है, एथेनल है, ठीक है। फिर CH2 जोड़ देंगे तो C2H5CH2, ये आपका हो गया प्रोपेनल, ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनल है। तो इस तरीके से सजातीय श्रेणी एल्डिहाइड और एल्कोहल के हो जाते हैं। दूसरा इसका मिसेल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग। मिसेल जानते हैं साबुन की स्वच्छीकरण वाली अभिक्रिया है, जब अभिक्रिया होती है तो मिसेल साबुन होता क्या है, एक मिसेल की बात हम कर रहे हैं, ये है साबुन। आप जानते हैं कि उच्च अणुभार का, उच्च वसीय अम्लों का लवण होता है सोडियम लवण, ठीक है। तो इसमें है प्लस वाला पार्ट है और है हाइड्रोकार्बन वाला है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे है और ये हाइड्रोकार्बन। तो ये साबुन का जो हेड वाला सिरा है ये पानी के साथ घुलता है, और ये वाला सिरा आपका होता है जो क्या बोलते हैं, जो गंदगी रहती है कपड़े में, चिकनाई रहती है, उसके साथ ये घुलता है, यानी तेल के साथ ये घुलता है और पानी के साथ ये घुलता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है साबुन में वही कहलाता है मिसेल। प्लस माइनस इस तरह का कई को बना देंगे, प्लस माइनस हो गया, ऐसे 2-4 को बना लीजिए,
ये संरचना मिशेल की होती है, इधर से बना देंगे प्लस माइनस, और यहाँ स्वच्छीकरण अभिक्रिया में होता है, ये है चिकनाई का कण, और ये पानी के साथ, ये हाइड्रोफोबिक, और ये पानी के साथ घुलने वाला, ये वाला पार्ट पानी को ये पानी को घोल लेता है, और है वसा को घोल लेता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एक आप दो और बना लेंगे। ये मिसल है जो चिकनाई को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, धातु में अधातुओं के गुणों को लिखिए। तो धातु और अधातु के गुण क्या है, ये तो आप लोअर क्लास से भी पढ़े हैं, आप देख लेंगे। धातु है और अधातु है। तो धातु किसे कहते हैं, जो विद्युत और उष्मा का सुचालक, उसे धातु कहते हैं। और अधातु कहते हैं जिसे, जो विद्युत और उष्मा का कुचालक, उसे अधातु कहते हैं। दूसरा है प्रोसीजर इसका कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं। जैसे अन्य है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो त्याग करके धनायन बनाते हैं। और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, धातुओं में धात्विक चमक होती है और धातुओं में नहीं होती, हीरा को छोड़ के। ठीक है, और धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है। ठीक है, और अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं होती। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है और धातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। 2 नंबर में है, बस काफी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।